हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी जोन। आज की वीडियो जो है वो सीयूटी जर्नल टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और साथ में हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में भी जानेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के उनका क्या नाम था? तो देखिए, जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे भारत में उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने एम्पायर की शुरुआत करी थी 322 बीसीई में, जब इन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था धनानंद, उनको उनकी राजसाहिबी से उनकी जो एम्पायर था उसको ख़त्म किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने पहले रूल किया, फिर उनके बेटे जो थे वो बिंदुसार उन्होंने रूल किया, और उसके बाद उनके जो ग्रैंड सन थे, जो कि काफ़ी फेमस एक किंग रहे हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जिनका नाम था एम्परर अशोका। मौर्यन एम्पायर जो है वो लार्जेस्ट और सबसे पावरफुल एम्पायर था हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर, और इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त जो थे उन्हें ट्रेन किया गया था आर्ट ऑफ वॉरफेयर में और स्टेट्स क्राफ्ट में। जो इनके गुरु थे वो फेमस फिलोसफर चाणक्य थे, और जिनको अक्सर हम लोग विष्णुगुप्ता या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। 322 बीसीई में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने नंदा डायनेस्टी जो कि रूल कर रही थी उसको ओवरथ्रो किया, और उसकी जगह पे एक नया एम्पायर की शुरुआत करी जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। बाद में आगे चल के ये एम्पायर जो था वो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एम्पायर बनता है हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर। और चंद्रगुप्त के समय काल में जो मौर्यन एम्पायर था उसने काफ़ी बड़ा जो एक एरिया था वहाँ तक अपने एम्पायर को पहुँचाया था। अगर आज की डेट में हम देखें, आज के मैप के हिसाब से अगर हम देखें, तो मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ थे जो कि मौर्यन एम्पायर के अंडर आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपने मिलिट्री पावर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की वजह से जाने जाते थे, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से जाने जाते थे, जिसमें उन्होंने प्रमोट किया था ट्रेड और कॉमर्स को। इनको ये भी कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्हें आर्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक था, और आगे चल के अपने जीवन में जो चंद्रगुप्त थे वो अपनी थ्रोन, जो अपनी सत्ता थी, अपनी जो कुर्सी थी वो छोड़ देते हैं और एक जैन धर्म के मॉन्क बन जाते हैं। आगे चल के इन्होंने सारे जितने भी इनके वर्ल्डली पोजेशंस थे उन सबको छोड़ दिए, और उसके बाद इन्होंने फास्ट किया जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, जैसे कि जैन धर्म के मॉन्क अक्सर करते हैं। ये अपने ज़माने के ग्रेटेस्ट रूलर थे हमारे भारत के इतिहास में, और इनकी लेगेसी जो है वो अभी तक चली आ रही है, और बिंदुसार और अशोका जो थे उन्होंने इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया था। हम अगर इनके बारे में और देखें तो हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनिज़्म जो धर्म है उसको अपनाया था। जो चंद्रगुप्त हैं उनके जैनिज़्म धर्म को अपनाने की कहानी कुछ इस प्रकार है, जो कि अक्सर जैन टेक्स्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये टेक्स्ट जो हैं इनको माना जाता है कि ये कई सालों बाद, कई सेंचुरी बाद लिखे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के। इसीलिए इसको ये सही है या गलत है इन्होंने जैन धर्म अपनाया था ये बताना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है उस समय जो भी कारण थे उन वजह से ये लिखा गया हो, तो ये पूरी तरीके से बता पाना कि ये बिल्कुल सही है, ये काफ़ी मुश्किल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने जैन धर्म अपनाया था जैसा अक्सर हिस्टोरियंस मानते हैं, लेकिन इसके हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत नहीं है। हम उस ज़माने के जो एडिक्ट्स होते थे अशोका के, जिसको सबसे ज़्यादा जिसने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे
मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में, उसके अंदर हमको इस बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस वजह से ये काफ़ी एक क्वेश्चनिंग चीज़ बन जाती है कि अशोका ने ऐसा नहीं लिखवाया कहीं भी और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था या नहीं अपनाया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल गया होगा और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जिसको बोला जाता है HDI। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जिसको HDI के नाम से भी जाना जाता है वो एक मेज़र है ह्यूमन डेवलप कितना हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसको मेज़र करने का। ये एक टाइप ऑफ इंडेक्स होता है जैसा कि आपको इसके नाम में भी दिख रहा होगा जो कि लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 3 चीज़ों को कंसीडर करके और उसके बाद ये जो है वो इंडेक्स जो है वो जारी होता है। जो हेल्थ डायमेंशन है वो इस पे मेज़र होती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बर्थ के दौरान एक बच्चे की, एक इन्फेंट की। एजुकेशन कैसा है बच्चों का, पढ़ाई लिखाई कैसी है उस देश के अंदर, और साथ में ग्रॉस नेशनल इनकम जो है जिसे GNI भी बोलते हैं पर कैपिटा, वो कितनी है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग। जो HDI है उसे कैलकुलेट किया जाता है हर कंट्री के लिए और ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है पता करने का, ताकि हमें ये पता चल पाए कि कौन सा देश कितना अच्छा कर रहा है या कितना खराब कर रहा है। सिर्फ GDP के अकॉर्डिंग, GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के अकॉर्डिंग ये देखना काफ़ी गलत है कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप कर रहा है। और ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निकाला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और लोगों का काफ़ी ध्यान रहता है इसके ऊपर कि कौन-सी कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रही है। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वो है व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए अभी तक हमें फिलहाल सिर्फ एक ही प्लेनेट के बारे में पता चला है जिस पे जीवन पॉसिबल है और वो है हमारा प्यारा धरती। जो अर्थ डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अप्रैल के दिन, ताकि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके, प्रमोट किया जा सके कुछ चीज़ों को। जैसे कि हमारे को कितनी ज़रूरत है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने की। जो पहली बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था वो 1970 में सेलिब्रेट किया गया था US में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो डे है ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया और आज की डेट में 190 कंट्रीज जो हैं वो इसको सेलिब्रेट करती है। जो अर्थ डे का सेलिब्रेशन है वो बेसिकली होता है हाईलाइट करने के लिए कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कितने ज़रूरी है। इस चीज़ को एम में रख के इस अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक तरीके का रिमाइंडर है उन सभी लोगों के लिए जो कि ध्यान नहीं देते हैं। ये रिमाइंडर है सभी के लिए कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम अपने अर्थ को, अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करें, उसे प्रिज़र्व करें अपने अगली जनरेशन्स के लिए। अर्थ डे जो है उसे मेन उसका मकसद होता है लोगों को एजुकेट करना इन्वायरमेंट के लिए, पॉलिसी लाना ऐसी जिसके अंदर इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को काउंटर किया जा सके, उसको देखा जा सके और साथ में इंडिविजुअल्स को इनकरेज करने के लिए ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर जो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे कम से कम किया जा सके। तो ये कुछ मेन कारण है जिस वजह से जो है वो एनवायरनमेंट जो हम खराब कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो अर्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है, आप लोग जाइए और जल्दी से जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि बाबरनामा बुक जो है वो किसने लिखी है? फटाफट जाइए और कमेंट कीजिए। जो हुमायूं नामा है वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट है जो कि लाइफ और जो रेन था यानी कि समय काल जिस समय हुमायूं ने रूल किया था और जो उनका जीवन था वो उस बारे में बताया गया है। एक मुगल एम्परर का जीवन कैसा होता था उस बारे में बताया गया है। ये किताब जो है ये हुमायूं की बहन जिनका नाम था गुलबदन बेगम, उन्होंने इस किताब को पर्शियन में लिखी हुई है। पर्शियन एक लैंग्वेज होती है जो कि मुगल्स की लैंग्वेज हुआ करती थी। पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसको माना जाता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का कि अर्ली मुगल एम्पायर किस प्रकार का था। जो गुलबदन बेगम है वो मेंबर थी रॉयल कोर्ट की और उन्होंने हुमायूं की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है इस किताब के अंदर और उन्होंने अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन लिखा है और अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं अपने भाई के साथ, अपने एक मुगल एम्परर के साथ। उन्होंने इस किताब को 1582 में कंप्लीट की थी जाके हुमायूं के मृत्यु के काफ़ी समय बाद। हुमायूंनामा जो है वो हमें देता है बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है ताकि हम देख सकें कि पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप कैसा था मुगल एम्पायर के अंदर 16th सेंचुरी में। ये साथ में हमें ये भी बताता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेचर है। इस किताब को जो है अभी तक कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जैसे कि इंग्लिश, और पूरी दुनिया में जितने भी स्कॉलर्स हैं जो साउथ एशियन हिस्ट्री या कल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, वो सब इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ते हैं। मेरा सवाल था इस स्लाइड को, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कि बाबरनामा किसने लिखा है। आप जल्दी जाइए, अगर आपने अभी तक आंसर नहीं लिखा है तो जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए कि बाबरनामा जो है वो किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड? तो देखिए, साउथ कोरिया जो है उसको अक्सर रेफर किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। ऐसा माना जाता है कि हर 3 में से एक साउथ कोरियन महिला जो है जिनकी उम्र 19 से 29 साल है, यानी कि 19 से 29 साल जिनकी उम्र है, उन्होंने कभी ना कभी प्लास्टिक सर्जरी कराई है। ये काफ़ी कॉमन प्रोसीडर है, जैसे कि ये लोग कराते हैं आईलिड सर्जरी, नोज जॉब्स, फेशियल सर्जरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा कराते हैं। जो पॉपुलैरिटी है प्लास्टिक सर्जरी की साउथ कोरिया के अंदर, उसके वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कल्चरल नॉर्म्स। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। यहाँ जो जॉब है वो सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिली जाती है, उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है इसके अंदर जो कि ज़्यादा यूथफुल दिखते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। और साउथ कोरिया के अंदर इस तरीके की सर्जरी वगैरह जो होती है वो काफ़ी लो कॉस्ट पे होती है और हाई क्वालिटी प्लास्टिक सर्जरी होती है इस कंट्री के अंदर। इसीलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। साउथ कोरिया जो है उसकी रेपुटेशन दिन पे दिन इस वजह से बढ़ती जा रही है और ये जो है ये प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ की जीडीपी में, यहाँ के जो इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी अच्छा योगदान करती है। यहाँ पे काफ़ी सारे हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और बहुत तरीकों के प्रोसीडर हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के टूरिस्ट और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं साउथ कोरिया की तरफ ताकि वो अपनी सर्जरी करा सकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर 2 पिक्चर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिफोर कैसी थी एक महिला और आफ्टर सर्जरी वो कैसी हो गई। आपसे मेरा सवाल है, आप लोग जल्दी जाइए और नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि साउथ कोरिया के जो करेंसी है, साउथ कोरिया की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डीएमज़ेड जिसको डीमिलिटराइज्ड ज़ोन भी बोला जाता है,
वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? तो देखिए, वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। ये सेपरेट करता है नॉर्थ और साउथ कोरिया को। ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यहाँ जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक जमीन है जो कि लगभग 250 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर चौड़ी है। डीएमजेड जो है उसको बनाया गया था आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के बाद, जो कि 1953 में हुआ था, कोरियन वॉर खत्म होने के बाद। और ये बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी से भरा हुआ एक बॉर्डर है, जहाँ पे दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं हमेशा। और ये हमेशा हमें शो करता रहता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डीएमजेड जो है वो ये भी शो करता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कितनी ज़्यादा दुश्मनी है और कितनी ज़्यादा हेट है उनके बीच में। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसा हम सबको पता है साउथ कोरिया की कैपिटल सोल है, इसी तरीके से आपको बताना है कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का क्या नाम है। आप जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। नॉर्थ कोरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक्चुअली इनफेमस है अपने जो लीडर हैं उनकी वजह से। तो आप जाइए और उनके लीडर का भी नाम बताइए जल्दी चैट पे जाके कि उनके लीडर कौन है। अक्सर उनके बारे में कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मीडिया में आता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तापी रिवर जो है उसका ओरिजिन कहाँ है? तो देखिए, तापी रिवर या फिर इसको आप ताप्ती रिवर भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही नदी है जो कि काफ़ी एक मेजर रिवर है इंडिया के अंदर। ये नदी जो है ये महाराष्ट्र स्टेट से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक बहती है। और इस रिवर का जो ओरिजिन है वो सतपुरा रेंज में है, सेंट्रल इंडिया के अंदर। और जो कि बैतूल नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे है। ये रिवर जो है ये वेस्ट दिशा में बहती है महाराष्ट्र से होते हुए, जैसे कि नागपुर से होते हुए जलगांव, सूरत, और उसके बाद जो है वो अरेबियन सी में जाके ये गुजरात में समुद्र से अरेबियन सी से मिल जाती है। जो ताप्ती रिवर है ये अप्रोक्सीमेटली 724 किलोमीटर लंबी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ से नदी गुजरती है। ये नदी जो है सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और साथ में टूरिस्ट्स के लिए भी ये जगह जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगला है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? तो देखिए, जो फुल फॉर्म है इसरो का वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है एक नेशनल स्पेस एजेंसी है हमारे देश की, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु है कर्नाटका में। जो ये एजेंसी है ये रिस्पॉन्सिबल है सारी प्लानिंग्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो भी ऑपरेशंस होते हैं इंडिया के स्पेस में। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक मिशंस होते हैं या कॉमर्शियल मिशंस होते हैं इंडिया की तरफ से, वो सब इसरो कराता है। इसरो जो है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के डेवलपमेंट में वर्ल्ड वाइड। और साथ में इन्होंने कई सारे अपने जो हैं वो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें पता चलती है, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत से सैटेलाइट भी जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा। तो आप याद रखना, इसरो का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, आप जल्दी से जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है, इसरो के चेयरपर्सन का नाम क्या है, जो हेड है इसरो के। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट मैं ऋग्वेद के बारे में आपको हर चीज़ बता दूंगा। कोशिश करूंगा मैं कम से कम शब्दों में आपको समझा पाऊँ। ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट और बहुत इम्पोर्टेंट एक टेक्स्ट है हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। और इसको ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट भी माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर।
इसके अंदर कई सारे मंत्रों का कलेक्शन है, जिसके अंदर प्रेयर्स हैं यानी कि प्रार्थनाएं हैं, मंत्र है, और ये 10 किताबों में बटी हुई है। जो मंत्र हैं, जो हाइम्स हैं ऋग्वेद के अंदर, वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि हिंदू गॉड्स के बारे में, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, इस तरीके के बहुत से गॉड्स के बारे में भी लिखा गया है। और ऋग्वेद जो है वो एक तरीके से फाउंडेशन है हिंदुइज्म का, और साथ में ये टीचिंग करता है प्रैक्टिसेस, किस तरीके से हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस किस तरीके से करनी है। और हिंदू फिलॉसफी को इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और इस तरीके से जो ऋग्वेद है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो आपको जल्दी से जाना है और कमेंट करके बताना है कि ऋग्वेद जो है उसमें टोटल कितने हाइम्स हैं। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यन वॉज, देखिए, आर्यन की जो थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। बहुत से राइटर्स जो हैं, बहुत से हिस्टोरियन जो हैं, वो इसको मानते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इसको नहीं मानते हैं। तो आर्यन जो है वो एंशियंट इंडो यूरोपियन लोग हुआ करते थे, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे लगभग 1500 बीसीई में, यानी कि 1500 बीसीई में। और इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। इन्होंने नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स को, नए टूल्स को, जो हमारा करंट इंडिया है वहाँ लेके आए थे। और जो आर्यन है वो ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री में लगे रहते थे, उसमें ही ज़्यादा काम करते थे। जैसे कि कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह चराना, रियरिंग करना, या फिर उनको अलग अलग पर्पसेस से यूज़ करना, जैसे कि खेत में फसल उगाने के लिए, खेत जोतने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के लिए, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बलि देना कहते हैं। ये बहुत स्किल्ड वॉरियर्स होते थे। और इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो पूरा सोशल सिस्टम था हमारे इंडिया के अंदर, जो कास्ट सिस्टम था, जो 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और उस समय जिसका जो काम होता था उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो थे उनको उस कैटेगरी में रखते थे। और बाद में आगे चल के यही जो है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन गया हमारे लिए, और आज भी है एक तरीके से। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जैसा मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ ही था, लेकिन हाँ, ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो हैं वो यही अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पेस्ट्रोलिज्म। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो कि एनिमल्स से जुड़े हुए कामों में लगे रहते हों, जैसे एनिमल्स को चराना, और एनिमल से रिलेटेड जो उनका काम होता है वो हो। तो इन लोगों का जो मेन था वो यही था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिया किसके पीरियड में विजिट किया था? तो देखिए, ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और एक डिप्लोमेट थे, जो कि भारत आए थे मौर्यन एम्परर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम पे 3rd सेंचुरी बीसी में। और ये एज एन एम्बेसडर आए थे ग्रीक रूलर जो थे सेलिकस निकेटर, उनके द्वारा भेजे गए थे, ताकि भारत के साथ डिप्लोमेटिक और कॉमर्शियल रिलेशंस जो हैं वो बनाया जा सके मौर्यन एम्पायर के साथ। मेगास्थनीज जो थे इन्होंने अपनी ट्रैवल का एक्सपीरियंस जो है पूरे भारत में, उसे लिखा है एक अपनी पुस्तक में जिसका नाम है इंडिका। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का एंशियंट इंडिया के और उसके कल्चर के, सोसाइटी के और पॉलिटिक्स के बारे में। इन्होंने पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि इंडियन सोसाइटी, रिलीजन और कस्टम जो थे वो किस प्रकार के होते थे, और काफ़ी डिटेल में इन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया है। और जो हिस्टोरियन जो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड इतिहास लिखा है, जिन्होंने या जिन्होंने एंशियंट इंडिया का हिस्ट्री लिखा है, वो इनकी किताब को ज़रूर पढ़ते हैं, इंडिका को, क्योंकि उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन किया है। और वो एकमात्र ऐसा सोर्स था जो कि उस समय अवेलेबल था, जो कि उस समय ही लिखा गया था, जैसा होता था, जैसा इन्होंने देखा था वैसा ही इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था।
और इनकी किताब का नाम था इंडिका, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि मेगास्थनीज़ की किताब का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा, इंडिका जो है वो इन्होंने ही लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, एट फोल्ड पाथ जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, एट फोल्ड पाथ जो है वो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बौद्धिज्म का। बौद्धिज्म जो कि सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ गौतमा, उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिनको अक्सर हम बौद्ध या बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये एट फोल्ड पाथ जो है ये एक तरीके से गाइडलाइंस है, जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से हमको फॉलो करना है ताकि हमको इनलाइटनमेंट मिल पाए, हमको अल्टीमेट गोल मिल पाए बुद्धिस्ट प्रैक्टिस का। जो एट फोल्ड पाथ है वो एट इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स से मिलके बना है, जैसे कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये एट कंपोनेंट्स जो हैं वो अक्सर इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम थ्री फोल्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जैसे कि एथनिक कंडक्ट जिसको सिला बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट जिसको हम समाधि बोलते हैं, और विजडम जिसको हम पन्ना बोलते हैं। ये एट फोल्ड पाथ जो है ये बौद्धिस्ट जो थे, जो गौतम बुद्ध थे, उनके द्वारा दिया गया था। और आज भी इसको काफी ज्यादा जो है वो लोग फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको मिलता है, गौतम बुद्ध जो थे उनको किसके द्वारा बड़ा किया गया था, किसके द्वारा पाला गया था? तो गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म 563 बीसीई में हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक नेपाल में जगह है। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था सुधोधना, और वो एक सक्या किंग थे। और उनकी मदर जो थी उनका नाम था माया। और वो भी एक राजकुमारी हुआ करती थी, और एक राजकुमारी एक फैमिली से आई थी, एक वो भी एक राजा की फैमिली से आई थी। इनके जन्म के 7 दिनों के अंदर इनकी माता जो थी उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनकी जो मौसी होती है जिनका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी या गौतमी, वो इनको पालती हैं। बौद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से जब बर्थ हुआ था गौतम बुद्ध का, तो जो ये बालक थे जो कि नए राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्था, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धार्थ गौतम, उन्हें लग्जरी में रखा गया। उन्हें पूरी दुनिया की आउटसाइड वर्ल्ड की रियलिटीज से बचा के रखा गया, पर्दों में रखा गया, ताकि उनके बारे में उन्हें दुनिया के बारे में ना पता चल पाए, क्योंकि बचपन में एक पंडित ने बताया था उन्हें कि ये जो बच्चा है ये आगे चल के सन्यासी बन जाएगा। तो उससे उनके पिता बहुत डरते थे, इस वजह से उन्होंने हमेशा उन्हें घर में ही रखा। और गौतम बुद्ध जो थे उनकी 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी यशोधरा से। आगे चल के उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। इनके पिताजी जो थे वो काफी ज्यादा डरते थे, ताकि एक दिन इनका बेटा संत ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए, और वैसा ही होता है। काफी सारी जो एफर्ट्स थे पिताजी के करने के बाद भी सिद्धार्थ जो होते हैं वो फाइनली दुनिया से मिलते हैं, दुनिया के सफरिंग्स को जानते हैं। और उसके बाद जो होते हैं वो अपनी सारी प्रिविलेज को छोड़ के और एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चले जाते हैं, और काफी समय बाद जाके उनको इनलाइटनमेंट मिलता है, जब वो बोध गया में मेडिटेशन करते हैं एक पीपल ट्री के नीचे। और उसके बाद उनको इनलाइटनमेंट मिलता है, और आगे चल के वही जो है वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध भगवान, बुद्ध लॉर्ड के नाम, गॉड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, या जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी बोला जाता है, या फिर जिनको एलजी ऑफ दिल्ली भी बोला जाता है? तो इनका जो नाम है वो है श्री विनय कुमार सक्सेना। ये चेयरपर्सन थे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के, जिसको केवीआईसी भी बोलते हैं। और इनको न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है दिल्ली का राष्ट्रपति के द्वारा, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा।
सक्सेना जो है वो 64 वर्ष के थे पिछले साल, अब 65 वर्ष के हो गए होंगे। और इन्होंने, जब अनिल बैजल जी जो थे, जो कि इनसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने जब रिजाइन किया अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, तब श्री विनय कुमार सक्सेना जो है वो चार्ज में आते हैं और वो जो थे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कोल्ड वॉर बिगिन? कोल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी? तो कोल्ड वॉर जो है वो जनरली कंसीडर किया जाता है कि शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1947 के बाद, 1947 में। और एक ये जो समय है, ये एक पॉलिटिकल टेंशन था, एक मिलिट्री की लड़ाई थी बिटवीन वेस्टर्न पावर, जो कि यूएस की द्वारा लीड की जा रही थी, और ईस्टर्न पावर, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा लीड की जा रही थी। कोल्ड वॉर जो है वो सीरीज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से हर तरफ से रेस चल रही थी। यहाँ पे ये एक ऐसा वॉर था जिसमें वेपन्स यूज नहीं किए गए थे। ये एक आइडियोलॉजी की वॉर थी बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म, जिसको यूएसएसआर सपोर्ट करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था। ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, बट इन्होंने किसी भी प्रकार का वेपन यूज नहीं किया था। ये एक अलग तरीके की लड़ाई थी, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। यहाँ पे न्यूक्लियर रेस चल रही थी, यहाँ स्पेस रेस चल रही थी, और बहुत सी चीजें हैं जो कि कोल्ड वॉर के दौरान चल रही थी पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोल्ड वॉर पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं पूरा, 1947 से जब तक यूएसएसआर का कोलैप्स नहीं हुआ, जब तक कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ, तब तक के पूरे टाइम फ्रेम को, पूरी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और तब मैं देखूंगा कि आप लोगों को अगर उस वीडियो की नीड होगी, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं वो वीडियो बनाऊं, तो मैं वो वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो किस साल स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो है वो शुरू हुआ था? तो देखिए, बहुत सी जगहों पे आपको मिल जाएगा 1919 में शुरू हुआ था, बहुत सी जगहों पे 1918 में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू जो है वो 1918 में ही शुरू हुआ था। स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो है वो 1918 में शुरू हुआ था, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और ये ग्लोबल पेंडेमिक था, जो कि H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से फैला था। H1N1 फ्लू आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है, जो अक्सर सांसों से फैलती है, ऐसी बीमारियां। H1N1 इन्फ्लुएंजा था, एक वायरस था ये बेसिकली, जो कि माना जाता है लगभग इसने 500 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड इन्फेक्ट किया था उस समय, जो कि उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 1/3 थी। जो स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक है, इसको माना जाता है डेडलीस्ट पेंडेमिक इतिहास के अंदर। और माना जाता है कि लगभग 20 से 50 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इस बीमारी की वजह से। जो ये पेंडेमिक है, ये सिर्फ 2 साल चला था, 1918 से 1920, यानी 1918 से 1920 तक। और माना जाता है कि इसने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डाला था पूरे वर्ल्ड में। तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, कुछ ऐसे पेंडेमिक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान लिए थे, जैसे कि ब्लैक डेथ था, जो कि बिब्योनिक प्लेग ड्यूरिंग द मिडल एजेस फैला था यूरोप के अंदर। और दूसरी बीमारी थी स्पेनिश फ्लू, जो कि सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के दौरान फैला था। अगला क्वेश्चन है, यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान? तो यूएस के प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जो ये क्राइसिस है, ये अक्टूबर 1962 में स्टार्ट हुआ था, जब सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थे वो क्यूबा में प्लेस कर दिए थे। क्यूबा एक कंट्री है यूएसए के पास, जिसका कैपिटल हवाना है। यहाँ पे इन्होंने कई सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थे उन्हें प्लांट कर दिए थे, उन्हें प्लेस कर दिए थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक थ्रेट बन गए थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि कहीं यूएस
के ऊपर यूएसएसआर जो है वो हमला ना कर दे। प्रेसिडेंट कैनेडी जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर और उन्होंने नेवल ब्लॉकेड जो था क्यूबा का उसे ब्लॉकेड कर दिया। और साथ में इन्होंने डिमांड किया सोवियत यूनियन को कि अपनी मिसाइल्स वहां से हटा ले। काफी टेंस स्टैंड ऑफ के बाद जो सोवियत यूनियन था वो एग्री हो गया अपने मिसाइल्स को हटाने के लिए वहां से। और इसके बदले में यूएस ने ये प्रॉमिस किया कि वो क्यूबा पे हमला नहीं करेगा। और साथ में यूएस की जो मिसाइल्स थी जो कि टर्की में प्लेस्ड थी वो भी हटा दिया उन्होंने। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट डेंजरस मूवमेंट के तौर पे पूरे कोल्ड वॉर में। और इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर और आर्म रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जॉन एफ कैनेडी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे तो यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो फिर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट का क्या नाम था? तो जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए कि उस समय यूएसएसआर के लीडर कौन थे जिस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था इन 1962। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए फटाफट। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। तो देखिए, जो कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस है वो है पेरिस। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट में देश के, और ये सीन रिवर के किनारे पड़ता है। पेरिस जो है वो बहुत फेमस है और एक बहुत आइकॉनिक सिटी है पूरे वर्ल्ड में, जो कि जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, कल्चरल लैंडमार्क्स और आर्टिस्टिक हेरिटेज की वजह से। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सेंटर है बिजनेस का, एजुकेशन का और टूरिज्म का, जो कि हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जिस वजह से इनकी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है यहाँ का टूरिज्म सेक्टर। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप जो ये एफिल टावर देख रहे हैं, इस एफिल टावर को क्यों बनाया गया था? जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इस एफिल टावर को बनाया क्यों गया था? क्या कारण था इस एफिल टावर को बनाने के पीछे? जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो देखिए, जो स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो है वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है जो कि लोकेटेड है रोम के अंदर इटली में। और ये लगभग 44 हेक्टेयर्स जमीन पे है, यानी कि 110 एकर्स का 110 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। वेटिकन सिटी जो है वो स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है पूरे रोमन कैथोलिक चर्च का। और ये घर है, होम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि सेंट पीटर्स बेसिलिका, सिस्टीन चैपल। इन सारी जगहों के लिए, या फिर वेटिकन म्यूजियम, इन चीज़ों के लिए वेटिकन सिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अपने छोटे साइज होने के बावजूद वेटिकन सिटी जो है उसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट है, उसका अपना खुद का लीगल सिस्टम है, इवन उसकी खुद की करेंसी भी है जिसका नाम है वेटिकन लीरा। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट होने वाले कंट्रीज में से एक है, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री होने के बाद भी। आप जाइए और नीचे कमेंट कीजिए और मुझे जल्दी बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो चर्च है वो कहाँ है? क्या नाम है उस चर्च का? मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ा जो चर्च है पूरे वर्ल्ड का वो कहाँ पे है और उस चर्च का नाम क्या है। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। अगला है फादर ऑफ नेशन किसको बोला जाता है? तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फादर ऑफ नेशन भारत का किसको बोला जाता है? तो देखिए, हम सभी को पता है कि 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता या फिर राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस समय, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी जो थे, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान देने के लिए, और इनके योगदान को इसीलिए सराहनीय माना जाता है क्योंकि इन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। किसी भी प्रकार का हिंसा हिंसा नहीं हुआ था और इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। इनकी मृत्यु जो है वो नाथूराम गोडसे की वजह से हुई थी। उन्होंने इनको शूट कर दिया था। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको पूरी सीरीज़ मिलने वाली है इन वीडियोस की जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, और हम इसी प्रकार एक एक क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिट मिलते हैं, इन वीडियो से आपको बेनिफिशियल लगते हैं, तो जाइए और कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और हमें बताइए ताकि हम आगे और इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। थैंक यू। जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।